नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश एजेंडा में आज बात है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की। बात पन्नू की उस धमकी की जिसमें उसने अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की दी है। पन्नू और उसके संगठन ने अपनी गतिविधियों से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में बैठकर लगातार भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश करता रहा है। पन्नू के पास कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है। वो कभी अमेरिका तो कभी कनाडा में रहता है। पन्नू को भारत सरकार ने 2020 में आतंकी घोषित किया था। पन्नू का संगठन सिख फॉर जस्टिस पंजाब को भारत से अलग करने के लिए खालिस्तान की मांग करता है और पहले भी कई बार ऐसी धमकियां जारी कर चुका है। पन्नू ने फिर एक बार अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। उसने 16-17 नवंबर को मंदिर में हिंसा करने की योजना बनाई और पीएम मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। पन्नू की धमकी भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक राम मंदिर के खिलाफ एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसके साथ ही पन्नू ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों को हिंदू मंदिरों पर हो रहे खालिस्तानी हमलों से दूर रहने की भी चेतावनी दी है। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कनाडा की नीतियां भारत के लिए हमेशा चिंता का कारण रही है। हालांकि भारत के सुरक्षा बल और विदेश मंत्रालय ने पन्नू की धमकियों को हमेशा गंभीरता से लिया है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। पन्नू कनाडा में खुलेआम भारत के खिलाफ प्रचार कर रहा है और खालिस्तान की मांग को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पन्नू के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ऐसी हिमाकत कर पा रहा है? क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी मुद्दे पर स्वदेश एजेंडा में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अयोध्या राम मंदिर पर हमले की धमकी दी है। एक वीडियो जारी कर पन्नू ने कहा, 16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में हिंसा होगी। जारी वीडियो में पन्नू ने कहा, हम अयोध्या की नींव हिला देंगे। ये हिंसक हिंदुत्व विचारधारा की जन्मस्थली है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन में रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में राम मंदिर के साथ साथ कई दूसरे हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की धमकी दी गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी हो। इससे पहले भी वो इस तरह की धमकियां भारत को दे चुका है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी पन्नू ने 21 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट्स में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। दरअसल आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का संगठन सिख फॉर जस्टिस पंजाब को भारत से अलग करने के लिए खालिस्तान की मांग करता है और पहले भी कई बार ऐसी धमकियां जारी कर चुका है। जब कभी सिखों की स्वायत्तता या खालिस्तान की मांग उठती है, तब सबका ध्यान भारतीय पंजाब की ओर चला जाता है। अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे कई सिखों के द्वारा खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है। हालांकि उन देशों में रहने वाले सिखों के कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं, उन्हें पंजाब में ज्यादा समर्थन नहीं है। अब इस हलचल के बीच पंजाब से एक अहम सवाल सामने आया कि आखिर खालिस्तान है क्या और कब पहली बार सिखों के लिए अलग देश की मांग की गई। यहाँ से उठी खालिस्तान की मांग। खालिस्तान शब्द पहली बार 1940 में सामने आया। मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट में इसका इस्तेमाल किया था। 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन से पहले अकाली नेताओं ने पहली बार 60 के दशक के बीच में सिखों के लिए स्वायत्तता का मुद्दा उठाया। 70 के दशक की शुरुआत में जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की। जगजीत ने 70 के दशक में ब्रिटेन को बेस बनाया और अमेरिका, पाकिस्तान भी गए। 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान की मांग की। 1970 में खालिस्तान के लिए अभियान चलाया गया। दुनिया भर के सिखों से मदद मांगी। 1971 से इमरजेंसी के बीच और फिर 1980 तक चौहान ने खालिस्तान की मांग का प्रचार किया और खालिस्तान को अलग देश के रूप में गठन का ऐलान कर दिया। मुद्रा भी जारी कर दी। बात खालिस्तान को लेकर सिख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाला की करें तो उसका उदय साल 1971 से 1980 के बीच हुआ था। शुरुआत में वह महज एक धार्मिक नेता था। 1984 में
ऑपरेशन ब्लू स्टार में सशस्त्र संघर्ष के दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए थे। उन्होंने कभी साफ तौर से खालिस्तान की मांग या अलग सिख राष्ट्र की बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा था कि अगर श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमला होता है तो ये खालिस्तान की नींव रखेगा। लेकिन अब खालिस्तानी आतंकी पन्नू न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक हिंदू समाज के लिए खतरा बना हुआ है। पन्नू ने जो कहा है कि वो अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाएगा, तो अब खालिस्तान का बीज नाश होने का अभियान शुरू खुद कर लिया है। अपनी लंका को खुद खालिस्तानियों ने अपनी लंका को खुद आग लगा ली, क्योंकि आज भी विश्व में करोड़ों हनुमान मेरे जैसे ऐसे बैठे हैं जो राम जी के लिए खालिस्तान को खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। घोषणा करता हूं एंटी टेररिज्म इंडिया और विश्व हिंदू तक की तरफ से कि जो पतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तान, जिसको कनाडा सरकार ने प्रोटेक्शन दी हुई है, जो खालिस्तान की मुहिम चला रहा है इंडिया में, कनाडा के अंदर बैठ के फंडिंग कर रहा है, इसकी जो जीभ काट के लाएगा उसको एंटी टेररिज्म इंडिया और विश्व हिंदू तक 21 लाख रुपए देगी। अफसोस की बात है कि उसने ऐसी एक गलत स्टेटमेंट दिया है जिसकी हम लोग कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और ये पन्नू जो है पहले भी बहुत बार बकवास किया है जो बिल्कुल बेसलेस है, निरादर है, और ये मतलब किसी भी तरह से सिख नहीं है। ये हमेशा गलत मैसेज देते हैं, तो हम लोग उसको स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। इस खालिस्तानी आतंकी ने कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों को हिंदू मंदिरों पर हो रहे खालिस्तानी हमलों से दूर रहने की धमकी भी दी। बता दें कि नवंबर के शुरुआती महीने में कथित खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू सभा मंदिर में भक्तों के एक समूह को निशाना बनाया। कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट भी की। भारत ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी और कार्रवाई की मांग की गई थी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जिस तरह से आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू धमकियां दे रहा है, पहले तो एयरलाइन में ब्लास्ट करने की धमकी दे रहा था और भगवान आप श्री राम के मंदिर में वहां पर भगदड़ मचाने को लेकर और वहां पर नींव हिलाने को लेकर धमकी दे रहा है। हालांकि इसका भारत के सिख समाज पूरी तरह से विरोध कर रहा है, लेकिन शायद यहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू जिस तरह से उसके सहयोगियों की लगातार उनको मारा जा रहा है, शायद उसके डर की वजह से यहां पर वो बौखला कर इस तरह से बयान दे रहा है। लेकिन भारतीय एजेंसियां और भारतीय सरकार इसको पूरी तरह से गंभीरता से ले रही है, इस धमकी को। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, राजेश कुमार दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब जी, विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक अरविंद खोखर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू तख्त प्रमुख और एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया से हमारे साथ हैं वीरेश टांडिल जी, और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव साहब। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले कर्नल जे सोडी साहब, जिस तरह से ये आतंकी इस तरह से धमकी दे रहा है, पहले एयरलाइन में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी और अब यहां पर श्री राम मंदिर में धमाके की धमकी दे रहा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शायद इस आतंकी को यह पता नहीं है कि 1858 में निहंग सिखों ने उस वक्त के कथित बाबरी ढांचे में घुसकर वहां पर हवन पूजन किया था, श्री राम का गुणगान किया था और दीवारों पर भगवान श्री राम के प्रतीक किए थे। और ये अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ था, एफआईआर भी इसको लेकर दर्ज की गई थी। तो शायद उनको अपने गुरुओं के इतिहास की उनको जानकारी नहीं, जिस तरह से बयान दे रहा है वो और जिस तरह से धमकी दे रहा है। जय हिंद भागीरथ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। कोई भी सच्चा सिख भारत या हिंदू धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकता है। 5वें और 9वें गुरु ने भारत के लिए और हिंदू धर्म के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और सिखों के 10वें गुरु ने अपने चारों बच्चे साहबजादों की कुर्बानी दी भारत और हिंदू धर्म के लिए। ये जो खालिस्तान के नाम पे सिख धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ आतंकवादी हैं, ये सिर्फ दो टिप्पणी हैं। भगीरथ जी, मैं साथ में एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। आखिर ऐसा क्या है कि ये खालिस्तान का मुद्दा जो कई दशक तक खत्म हो गया था, पिछले 4 साल में अचानक कई विदेशी देशों में उठ चुका है? हमें यह भी समझना होगा। भगीरथ जी, 4 साल पहले जब फार्मर्स एजिटेशन 1.0 शुरू हुआ तो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने और कुछ भारत के पॉलिटिशियंस ने
सिखों को खालिस्तानी आतंकवादी कहना शुरू किया। और मैं कई खुद व्हाट्सएप ग्रुप में हूं जहां पे कई मेरे 30-40 साल के यार दोस्तों ने सिखों को खालिस्तानी कहना शुरू किया जब फार्मर्स 1.0 एजुकेशन हुआ। और उसके बाद से हमने देखा है कि विदेशों में ये मूवमेंट दोबारा शुरू हो गया, भारत में तो बिल्कुल नहीं है। भागीरथ जी, हमें याद होगा मालदीव के साथ भारत के अच्छे रिश्ते थे, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने मालदीव के बारे में गलत बातें की और भारत और मालदीव के रिश्ते इतने बुरे हो गए जिसका हमें सबको पता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत जरूरी हो जाता है भारत के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को, कुछ पॉलिटिशियंस को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आखिर पंजाब में 1980 के दशक में क्यों आतंकवाद शुरू हुआ? एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह शुरू हुआ, क्योंकि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन जीती थी उसको गिराना चाहते थे। भागीरथ जी, ऐसा क्या है कि अगस्त 2022 को अमृतपाल सिंह दुबई से आता है पंजाब, 9 महीने तक उसे खुली छूट मिलती है और बाद में वो गिरफ्तार होता है अप्रैल पिछले साल। 9 महीने में पाकिस्तान की एसआई से 38 करोड़ उसके अकाउंट में आता है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब अरेस्ट मेरा सिर्फ कहने का एक ही मतलब, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन जीतना का होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सारे जिंदगी में सब चाहते हैं, मैं भी आप भी। लेकिन देश को खोखला करके, कमजोर करके इलेक्शन जीतना ये बहुत बुरी बात है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी, हारेगी, लेकिन देश को अगर अंदर से ऐसा खोखला किया जाएगा, ये उन ताकतों को मजबूत करेगा जो भारत के खिलाफ जंग लड़ते हैं। हमें 1980-90 के दशक से जो पंजाब में हुआ, एक सबक और सीखनी चाहिए। सत्ता आएगी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी हारेगी, लेकिन देश को कभी कमजोर या खोखला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुपम तिवारी जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकी है, 2020 में इसको आतंकी घोषित कर दिया भारत ने, उसके बाद जिस तरह से वो धमकी दे रहा, अभी कुछ दिन पहले ही एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी दे रहा था, अब मंदिर में यहाँ पर बम ब्लास्ट करने की धमकी दे रहा, और लगातार भारत खिलाफ विरोधी ताकतों के समर्थन में तो देखता ही है, और जिस तरह से बयान देखते हैं, उसके वीडियोस देखते हैं, पूरी तरह से भारत के खिलाफ रहते हैं। लेकिन अभी क्या, जिस तरह से लगातार वहां पर अगर देखें, खालिस्तानी के जो बड़े बड़े जो अपने आप को लीडर कहते थे, उनका खात्मा हुआ है, क्या उसके डर से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए या फिर किसी स्ट्रेटेजी के तहत वो इस तरह से बयान दे रहा है? देखिए भागीरथ जी, आपने बहुत सही शब्द यूज किया है, स्ट्रेटजी, और ये साफ तौर पर उसकी एक स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब भी आप आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद के पैरेलली एक चीज चलती है, वो है आतंकवाद की सनसनी। इस सनसनी को फैलाने के लिए अक्सर आतंकवादी इस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो एक समाज के अंदर एक भय पैदा कर सके। चाहे आप एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की बात कर लें, जो कि नहीं हुआ, चाहे आप विश्व कप फाइनल के समय जो भारत जिसमें पहुंचा हुआ था क्रिकेट विश्व कप में, और इसी पन्नू ने उस समय भी कहा था कि जो लोग इस मैच को देखने जाएंगे वहां पर बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा, वहां पर इसने सनसनी फैलाने की कोशिश करी। और तीसरी सनसनी ये अब राम मंदिर का नाम लेकर के फैला रहा है। तो इसने एक साफ तौर पर एक स्ट्रेटजी बना रखी है, और इस स्ट्रेटजी के पीछे इसका एक डर भी है कि जिस तरह से कनाडा के अंदर आतंकवादी निज्जर की हत्या हुई, और निज्जर की हत्या को कनाडा ने एक बड़ा एक भारत के खिलाफ कटुता फैलाने का एक हथियार बनाने की कोशिश करी है, ठीक वैसी ही कुछ रणनीति अमेरिका में बैठ के अपना रहा है। हालांकि निज्जर की हत्या और गुरपतवंत पन्नू, इन दोनों की जो कारस्तानियां लगभग एक जैसी हैं, तो पन्नू भी एक न एक दिन काल के गाल में समा जाएगा, ये निश्चित तौर पर ये तय मानिए आप। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार को एक चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है कि इस तरह के आतंकवादियों को, जो कि भारत की सीमा से बहुत दूर बैठे हैं, जो कि उन दो देशों में बैठे हैं जिनके साथ हमारे परंपरागत अच्छे रिश्ते रहे हैं, और जब इन ऐसे आतंकवादी उन रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते हैं अपने कई कारणों की वजह से, तो भारत की जो चुनौती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, हम पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ सकते हैं, लेकिन कनाडा के आतंकवाद से लड़ने के लिए या अमेरिका के आतंकवादी से लड़ने के लिए हमको एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो भारत को भी बहुत सोच समझ कर एक कदम उठाना पड़ेगा, और पन्नू जैसे तमाम आतंकवादी जो भी जहां भी सक्रिय हैं, उनको लेकर के अलग अलग स्ट्रेटजीज अब भारत को भी बनानी पड़ेंगी, और मुझे लगता है भारत ने वो स्ट्रेटजीज बना भी रखी हैं। तभी आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर
आतंकवाद का जवाब दिया जा रहा है। हिंदुस्तान ने अभी तक ये चीज स्वीकार नहीं करी है कि हमने निज्जर को मारा या हमारे एजेंट ने पन्नू के ऊपर हमला किया या हम किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को विदेश की धरती में मार रहे हैं। ऐसा हमने कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं किया है। अब ये उन देशों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनकी जांच करें, और भारत सरकार की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि उन देशों को प्रेशराइज करें, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कनाडा हो, वहां की धरती पर बैठ करके इस तरह के आतंकवादी शब्द और आतंकवाद से फैलने वाली सनसनी भारत के खिलाफ शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो एक नया विषय है भारत के लिए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार इसके ऊपर बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर रही है, और भारत सरकार को इसको हैंडल करना भी चाहिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो कौशन मुझे लगता है, कौशन की जरूरत है भारत के तमाम नेताओं को भी, भारत के तमाम एजेंसियों के जो मुख्य प्रवक्ता है उनको भी, ये सारी चीजें बहुत ही जो इनके खिलाफ जो भी हम स्ट्रेटजीज अपनाएंगे वो बहुत गोपनीय होनी चाहिए। इसको हम सनसनी का जवाब नहीं दे सकते हैं, हम बहुत करके और शांत रह करके वो सारी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। अब इन लोगों की विदेशों में हत्याएं हो रही हैं या इनका क्या हो रहा है, इसमें भारत का हाथ नहीं है, ये भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो भारत बिल्कुल जो मुझे लगता है जिस तरह से स्ट्रेटेजी आतंकी अपना रहा है, सरकार को बाहर तो इससे निपटना ही होगा, बल्कि देश के अंदर भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि इस तरह के बयानों से विद्वेष भारत में ना फैले और किसी तरह की सामाजिक तो ताना बाना एकता का वो टूटे ना। अरविंद खोखर जी, आप कैसे देखते हैं इस आतंकी किस तरह के इसके बयान को, क्योंकि लगातार वो बयान कुछ ना कुछ देता जा रहा है, कभी क्या एयरलाइन को उड़ाने की धमकी दे रहा है, और मंदिर जो कि बड़े हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। अगर देखें सिख धर्म हिंदू धर्म को कई लोग एक ही नजरिए से देखते हैं, लेकिन क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत विद्वेष फैलाने के लिए गुरपतवंत सिंह पन्नू इस तरह की धमकी दे रहा है? पहले तो बात बताऊं, ये जो पन्नू है ये तो बड़ा आतंकवादी नहीं है, ये तो आईएसआई का एक छोटा मोटा चुटभैया पिट्ठू है, जो जहाँ जस्टिन ट्रूडो आ गया है उनकी जो बदकिस्मती से या उसकी कनाडिया वायसों की बदकिस्मती से, जैसे वहां पे जेलेंस्की आया हुआ यूक्रेन बर्बाद कर दिया, ऐसे ट्रूडो बर्बाद करके जाएगा कनाडा को। इसके चक्कर में जैसे घुसपैठ ये चुटभैये हैं, उनको थोड़ा बहुत हवा मिल रही है। इसका पन्नों का पन्ना जल्दी फटने वाला है। जैसे सरकार बदली है, जैसे वहां पे अमेरिका में जो राष्ट्रपति 20 जनवरी को आएंगे उसके बाद ये ढाई नहीं देगा। लेकिन भारत में जिस तरह से इसको एक तरह से इसको महिमा मंडन कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, या जो कनाडा की सरकार ने इससे लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया है, उसको साफ जाहिर है कि आईएसआई कहीं ना कहीं इसमें ये बड़ा रोल प्ले कर रही है। और ये जो मुद्दा दब चुका है बिल्कुल अंतिम सांसें भी उसको कहते हैं पहले ही कब्र में जा चुका है, उसको फिर से खड़ा करने की पूरी जी जान से लगा हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो मदद मिल गई है, डायरेक्ट कहो इनडायरेक्ट कहो, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, जो कार्टून प्रधानमंत्री दिखता ट्रूडो नाम है जिसका, उसकी वजह से मिल गई है। बाकी इसकी कोई राजना तो इसकी कोई किस संगठन में हैसियत है। जितने बड़े इसने एक रेफरेंडम 2020 जिसको बहुत बड़ा चर्चित कहते हैं, जिन्होंने पूरी ताकत लग के लगाया था, जितनी भीड़ उसमें इकट्ठी हुई थी, तो हमारे यहाँ पे कोई भंडारा हो जाए उसमें उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो इसके इससे बिल्कुल साफ जाहिर है, ना तो इसको कोई जनता के समर्थन है। और देखिए जो सिख कम्युनिटी के बारे में बताया, सिख कम्युनिटी देश का गर्व है, इस देश की जान, सिखों ने देश के लिए क्या कुर्बानी नहीं की, हमारे जो गुरु हैं जो सिखों लेकिन अरविंद जी देखिए, एक सवाल मेरा, आप जिस तरह से कह रहे हैं बहुत छोटा वोटा शख्स है, अगर इतना छोटा होता तो मुझे लगता भारत सरकार शायद इसे 2020 में आतंकी घोषित नहीं करती। कुछ तो खतरा होगा, इसलिए भारत सरकार ने ऑफिशियली इसको आतंकी घोषित किया है। देखिए आतंकवादी तो घोषित इसलिए कि इसकी जो विचारधारा भारत सरकार की जो नीति को समर्थन नहीं करती, और वहां भगोड़ा की तरह वहां जाके बैठा हुआ है, दो देश की जो है नागरिकता इसने ली हुई है। देखिए इसके पीछे आईएसआई लग गई है, तो इसलिए इसकी हैसियत तो बड़ी हो गई, लेकिन इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि भारत को धमकी किसी तरह से दे सके। इसकी आंखें देख रहे हैं, जब से निज्जर को ऊपर पहुंचाया गया, जिसने पहुंचाया, जब से निज्जर ऊपर पहुंचे, इसकी आंखों में दहशत दिखती है आपको? जो पन्नू की आज भी जो बोला है, इसने वीडियो शूट कराया है, इसके चारों तरफ के लोग, देश की आंखों में दहशत दिख रही है। ये दहशत ही काफी है कि भारत की हैसियत क्या है और भारत की जो एजेंसी उनकी हैसियत क्या है। देखिए जो भारत की एजेंसी सभी देश कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, इसमें कोई भारत ने अगर किया हो तो पहली बार नहीं, हालांकि भारत ने बिल्कुल इसमें डिनाई किया, और कनाडा कोई सबूत भी नहीं दे पाया। जो कनाडा का जो कार्टून प्रधानमंत्री है उसने भी अब तक कोई सबूत नहीं दिया है। वो सिर्फ अपनी वोट बैंक की छोटी सी पॉलिटिक्स के लिए वो उनको समर्थन दे रहा है। 1-2% से ज्यादा नहीं है। कनाडा में भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, कनाडा के अंदर जो सिख है वो इसको समर्थन करते हैं, बहुत मामूली उंगलियों में गिनती लायक लोग इसको समर्थन करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अरविंद जी, जिस तरह से कनाडा में मंदिरों पर हमला हुआ वहां पर, तो यहाँ पर वाकई एक गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय पर देखना होगा भारत सरकार की तरफ से किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, और जिस तरह से धमकी दे रही है उस धमकी का असर क्या होता है, या फिर वो डर के मारे इस तरह की धमकी दे रहा है, फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी स्ट्रेटेजी या कोई एक बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। वीरेश शांडिल जी, जिस तरह से आप लोग ने
बिल्कुल पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं और इनाम भी रख रहे हैं आप लोग। किस तरह से आप इसको देखते हैं? और यहाँ पर जिस तरह से वो स्ट्रेटेजी अपना रहा है, कि आप भी ये मानते हैं कि यहाँ पर विद्वेष फैलाने के लिए, धर्मों के बीच में कटुता फैलाने के लिए वो स्ट्रेटेजी अपना रहा है, इस तरह के बयान दे रहा है वो? उसको सभी दर्शकों को मेरा राम राम, जय श्री राम। देखिए, मैं पिछले 25 साल से लगातार आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिन आतंकवादियों को शहीद बताया, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, जिन्होंने सरदार बेअंत सिंह गुरु का सिख नहीं था, उनकी हत्या की, और उनको जो है रेडिकल्स, जो कट्टरपंथी, जो खालिस्तानी है, उन्होंने उनको शहीद का दर्जा दे दिया। तो अब एक मूवमेंट अमृतपाल सिंह ने चलाई, कर्नल सोटी ने बहुत अच्छी बात कही कि 9 महीने तक जो है अमृतपाल सिंह एक मूवमेंट चलाता रहा पंजाब में। लेकिन अगर पंजाब, मैंने सबसे पहले हमने ये इशू उठाया था, हमारे एंटी डेवलपमेंट इंडिया ने बनवारी लाल पुरोहित को मिलकर ये कहा था कि ये खालिस्तान का आदमी है और ISI का एजेंट है, इसके गनर्स को और इसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन जब थाने के ऊपर हमला हुआ और बहुत हालात खराब हो गए पंजाब के, तब जाकर जो है वो नेट कसा गया, खंजा कसा गया पंजाब पुलिस द्वारा। पंजाब की पुलिस ने हमेशा अपना सैक्रिफाइस किया। लेकिन पतवंत सिंह पन्नू, जिसको अभी खोखर साहब ने कहा कि ये इतना कोई बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी बहुत बड़ा जरनैल सिंह भिंडरावाला भी नहीं था। लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला ने देश को किन हालातों में धकेल दिया था, और हिंदू सिख भाईचारे में कितनी बाढ़ बांधी थी। हमारे अंबाला के पास एक जगह है लालड़ू, वहां बस रोक के जितने हिंदू उस बस में बैठे थे उनको अलग करके सबको, बच्चे हो बुजुर्ग हो, मौत के घाट उतार दिया गया था। तो अब वो जरनैल सिंह भिंडरावाला की लगाई आग। आज पहले भी जब जरनैल सिंह भिंडरावाला, वो दिन याद करने चाहिए हिंदुस्तान की सरकारों को, राजनीति नहीं होनी चाहिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये तिलक वाला भी हो सकता है, पगड़ी वाला भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। जो आज कनाडा में बैठ के और अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को आतंकवाद में धकेलने की साजिश फिर दोबारा जीवित की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान ने किस तरह छुरा घोपा अटल बिहारी वाजपेयी की, जब वो बस लेके गए और कारगिल दिया। और पतवंत सिंह पन्नू भारत का वांटेड टेररिस्ट है। भारत का वांटेड टेररिस्ट तो मौलाना मसूद अजहर भी है। कितने टेररिस्ट हैं आज तक? क्या इंडिया ने वो टेररिस्ट बुला लिए? क्या वहां से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन से बदला लिया था? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे आके राष्ट्र की एकता के लिए मैंने आज इनाम रख दिया, क्योंकि आज भी मेरे जैसे सोच, भगत सिंह की सोच रखने वाले लोग कोई कभी नहीं। आज उसने, पन्नू ने, भगवान राम का मंदिर जो हमें 500 साल के बाद मिला, जो विश्व में बैठे सनातनियों को, वहां जो है साहू जी, हिंदू सिख दोनों ने वहां कार सेवा की। जब मस्जिद को उठाया गया, जो गुरु 10 गुरु है, मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो मेरा ये तिलक लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा शायद उसको इतिहास की जानकारी नहीं होगी, इसलिए इस तरह की वो बातें कर रहा है। और उसका समर्थन यहाँ पर खुद उसके जो, अगर देखें जो सिख समाज के लोग हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से विरोध करें, इसमें कोई शक नहीं। मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा समय कम है, मेहमान ज्यादा है, मैं सबके पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ सेकंड। मेरे तिलक की रक्षा की, 10वें गुरु ने सनातन की रक्षा की और सब कुछ वार दिया। लेकिन ये जो पन्नू को सिख बताया जा रहा है, ये सिख नहीं, इसको सिखों से ना जोड़ा जाए, ये टेररिस्ट है, चाहे वो पंजाब। बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि इसलिए तभी वो इस तरह की बातें कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन आरपी श्रीवास्तव सर, ठीक है वीरेश जी, आऊंगा आपके पास, थोड़ा समय कम है मेरे पास, अब मेहमानों के पास जाना चाहूंगा। आरपी श्रीवास्तव सर, आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ पहले पाकिस्तान की तरफ से हम लगातार देखते थे जिस तरह से एक आतंकवाद को लेकर एक थ्रेट बना रहता था, और सरकार ने बहुत हद तक वहां पर कहीं ना कहीं उसको मजबूती से उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन अब दूसरा थ्रेट हम देख रहे हैं, कनाडा में वहां पर मंदिरों पर हमला हो रहा है, और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं लगातार, कभी फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, मंदिर में बम ब्लास्ट करने की धमकी। किस तरह से आप देखते हैं? एक स्ट्रेटेजी है उसकी देश में माहौल खराब करने को लेकर, या फिर वाकई यहाँ पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। देश का माहौल खराब करने की भी है, और दूसरी सरकार को एक तरह से इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। 1980 में जब ये जिस तरह से भिंडरावाला का उदय हुआ था और क्या देखा,
इस देश ने एक तरह से ऐसी परिस्थितियों को देखा जहाँ पर हिंदू और सिख के बीच में गहरी खाई हो गई। सिर्फ एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह का देश में माहौल बना। मैं जिक्र करना चाहूँगा राम मंदिर की जिस दिन स्थापना हुई थी अभी हाल में, तो स्थापना के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ गए हुए थे और अभी 22 पिछले साल में, तो मैं वहाँ गया था और वहाँ के बगल में गुरुद्वारा है जहाँ के लोगों ने एक बड़ा लंगर खोल रखा था। शायद हम लोग भी उसमें जाकर के वहाँ पर लंगर में शरीक हुए और उन्होंने पूरी जो आपने कहा ना बाबरी मस्जिद के समय की पूरी घटनाक्रम को बताया हमको। तो जो लोग राम मंदिर को, जो समाज राम मंदिर के लिए खुद समर्पित है, अगर इस तरह की बातें आती है, उसको उड़ाने की बात आती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भागीरथ जी लगता है कि ये देश में एक तरह से आतंक का माहौल फैलाने, देश का जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है। उसके पीछे हो सकता है कि कई ISI और तमाम ऐसी एजेंसियां हैं विदेशी जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। आपने देखा हम एक पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक मोर्चे से लड़ रहे हैं और एक दूसरा जो एक आतंकी जो अपने आप को जो सिखों का बड़ा अलमबरदार समझता है और इस तरह की बातें करता है, बराबर कहीं पर जो है आपको प्लेन को उड़ाने की धमकी देता है। राम मंदिर जैसे पवित्र, जिसको बहुत सालों से चिर प्रतीक्षित था और यहाँ पर आने के बाद एक ऐसा लगा कि स्थापना हुई, तो आप ये देखिएगा कि इन सारी बातों को अगर जोड़ें और खालिस्तान की, जहाँ तक देखिए हमारे चैनल ने पूरा सिलसिलेवार बताया कि खालिस्तान का किस तरह से इस तरह की सोच कहाँ से आई, तो इन चीज़ों को अगर आप देखिएगा भागीरथ जी, तो आपको लगेगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। ऐसी घटना को जो जाकर के अमेरिका और कनाडा में जाकर के बैठा हुआ है और वहाँ की सरकारों का के द्वारा वहाँ कुछ किया नहीं गया। आपने एक बात और देखा होगा कि वहाँ की एक कोर्ट ने हमारे ही देश के खिलाफ समन जारी कर दिया, आपने देखा, जिसमें हमारे सुरक्षा के सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई अधिकारी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो हमें लगता है कि क्या पन्नू इतना बड़ा है, या हम ये मान लें कि पन्नू कोई नई साजिश रच रहा है जिससे हमारे देश में एक नया आतंकवाद जन्म ले रहा है। और इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये घटना कोई सामान्य नहीं है, इस पर भारत सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और जहाँ तक सामाजिक जो हम लोगों का एक भाईचारा है समाज में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई जैसा जो वातावरण हमारे देश का, अगर उसको बिगाड़ने की पन्नू कोशिश कर रहा है और उसको वाकई हमारे देश ने एक आतंकी संगठन करार दिया, उसको आतंकी घोषित किया, तो उस पर ज़रूर कहीं न कहीं कोई एक जो स्ट्रैटेजी हमारी सरकार को बनानी होगी। और साथ ही साथ जो वातावरण है उसमें इस तरह के लोग अगर आते हैं तो हमको लगता है कि उसका भी पूरी तत्परता से जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल, वाकई गौरव मिश्रा जी, जवाब किस तरह से देने की तैयारी की जा रही है? देखिए, दो स्ट्रेटेजी यहाँ पर जिस तरह से बना रहा है गुरपंत सिंह पन्नू, इससे निपटने के लिए स्ट्रेटेजी तो बनाना पड़ेगा, लेकिन भारत में किसी तरह का माहौल ना बिगड़े इसको लेकर भी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और नेताओं को भी संयम बरतने की आवश्यकता नहीं। तो हम देखते हैं अक्सर कई सारे मुद्दों में, चाहे आपकी पार्टी हो किसी की भी पार्टी हो, इस तरह के बयान दे देते हैं उन लोग, इस तरह की बातें कर देते हैं कि सामाजिक जो ताना बाना है वो थोड़ा सा बिखर सा जाता है। लेकिन फिलहाल इस धमकी को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और क्या कोई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, तो सरकार अपने स्तर पर कर रही होगी, लेकिन पार्टी इसको लेकर कितनी गंभीर है, क्या कोई स्ट्रेटेजी अपना रही है? भागीरथ जी, देखिए, ये पन्नू की जो धमकी है, पन्नू लश्कर-ए खालसा यानी ISI का एक संगठन जो पंजाब के अंदर आतंकवाद को फैलाने के लिए बना, और कनाडा और CIA ये तीनों का अवैध संतान है ये, और ये बाहर से बैठ करके भारत को धमकी देता है। लेकिन अब उसको समझ में आ गया है कि ये वो भारत है जो डोजियर नहीं देता है, वो जवाब देता है दूसरे देशों में जाकर के। और खड़ा होकर के पन्नू अगर चिल्ला रहा है तो उसका मर्म वो भुगत रहा है, क्योंकि इसने इंग्लैंड में, UK में भारत के कॉन्सुलेट के ऊपर भारत के झंडे के साथ छेड़खानी की, ऑस्ट्रेलिया में स्वामीनारायण मंदिर पर हमला कराया, ग्रेनेड से कनाडा के अंदर कॉन्सुलेट के ऊपर हमला कराया। तो हम इसकी किसी धमकी को साधारण नहीं लेते, हल्के में नहीं लेते, क्योंकि इसके पीछे बड़ी एजेंसियों का हाथ है। वहीं भारत के अंदर जो ताने बाने की बात हो रही है, सिख जो है वो भारत की आत्मा है, हिंदुओं और सनातन का मुकुट है, निहंगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है, हम कैसे उसको भुला सकते हैं? और ये भारत में अब इस तरह का विषपान नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे
केजरीवाल ने अपने चुनावी राजनीति के लिए, कुत्सित राजनीति के लिए इन्हीं खालिस्तानियों का समर्थन लिया, इनको फीस पे किया। अब वो फीस पे करने का भी मौका भारत के अंदर किसी को नहीं मिलेगा। भारत की एजेंसियां इतनी सजग है, बिल्कुल धरती के किसी कोने में कोई भी आतंकी भारत की सॉवरेनिटी के साथ, भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो आतंकी हो चाहे वो देश हो, उसको उसी भाषा में जवाब भारत देगा। ये बात स्पष्ट और साफ है। और रही कनाडा की जहां तक बात है, तो कनाडा को आज भी भारत 5 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, 4 बिलियन का ही इंपोर्ट करता है। और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, 9वीं अर्थव्यवस्था कनाडा है। ये आंख में चुभता है ऐसे लोगों को, ऐसे देशों को। भारत बढ़ते हुए भारत को, ताकतवर बनते हुए भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत के अंदर असंतोष पैदा करना चाहते हैं। वहीं ऐसी पार्टियां जो इन लोगों का समर्थन लेकर के, इनका साथ लेकर के भारत में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती हैं, भारत की जनता बेहद समझदार हो चुकी है और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। रही इसकी धमकी की जहां तक बात है, निश्चित रूप से हमारी एजेंसी बहुत गंभीरता से इसकी धमकी को ले रही है और इस पर प्रभावी कार्यवाही भी करेंगी। भागीरथ जी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है सभी भारतवासी, चाहे वो इस देश में रह रहे हो या किसी भी दुनिया में रह रहे हो और किसी भी धर्म के हो, लेकिन वो जो भारतवासी होगा वो जरूर चाहेगा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जिस तरह से उसने धमकी दी है, उस तरह से बाकी जो आतंकियों का सफाया हो रहा है, इसका भी सफाया जल्द हो। मुझे लगता है सभी भारतवासी इसका इंतजार करेंगे। राजेश कुमार जी, देखिए, जब खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ था, अधिकतर बहुत सारे समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो मुझे लगता है वो जो फेस था, जो फ्रंट था, कांग्रेसी बेहतर जानते हैं कि किस तरह से उस मूवमेंट को खत्म किया गया और क्या कुछ उसके परिणाम भी थे। अभी जिस तरह से फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने की कोशिश कर रहा है, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए साहू जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी जो आयरन लेडी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया, लेकिन खालिस्तान के आतंकवाद को समूल नष्ट कर दिया। और उसी प्रकार के देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति जज्बे का साहस जो है वर्तमान सरकार के मुखिया को, वर्तमान प्रधानमंत्री को दिखाना पड़ेगा। एक तरफ ये ट्रूडो सरकार से दोस्ती की बात की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ ये अमेरिका में कहते हैं वहां के राष्ट्रपति हमारे मित्र हैं, और दूसरी तरफ भारत द्वारा घोषित यह पन्नू रूपी जो आतंकवादी है, इसको भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है सन 2020 से। और यह आश्चर्य का विषय है कि दोनों सरकारों से वर्तमान सरकार ये कहती है, चाहे वो कनाडा की सरकार हो चाहे अमेरिका की सरकार हो, कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारे दोस्ताना जो है संबंध है। तो अगर दोस्ताना संबंध है तो अब तक उसका प्रत्यार्पण क्यों नहीं हुआ? इसलिए उसने अभी पहली बार जो है हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने के नियत से, और पहली बार उसने जो है हमारे यहाँ जो है ये धमकी नहीं दिया है। आज वो हमारे भारतीय एकता का जो सबसे सर्वोच्च पवित्र स्थल है, भगवान राम जी का मंदिर, उसको उड़ाने की धमकी दे करके यहाँ के सामाजिक ताने बाने में को चुनौती दे रहा है। और इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अयोध्या धरा धाम और अयोध्या में स्थित हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर की रक्षा सुरक्षा और वहां देश दुनिया से आने वाले तमाम दर्शनार्थियों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करे। और इसके साथ साथ कनाडा और अमेरिका की सरकारों से आंख में आंख मिला करके बात करके जितना जल्दी हो उसका प्रत्यार्पण करके वहां के न्यायालयों का ये नोटिस जो मिल रही है, यह हास्यास्पद स्थिति है कि हमारे तंत्र में बैठे जिम्मेदार लोगों को वहां की सरकारें तलब कर रही हैं, सारी वहां के जो है न्यायालय तलब कर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि यह आतंकवादी कनाडा और अमेरिका की सरकारों की परस्ती में काम कर रहा है और इसको मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इसके फन को इतना कुचल दें कि रसातल में पहुंच जाए। और इसके लिए जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहने वाले जो 56 इंच की छाती है उसको दिखाना पड़ेगा और इन दोनों सरकारों से आंख में आंख, लाल आंख में बात करके तुरंत प्रत्यार्पण कराना चाहिए, यह हमारी मांग है। बिल्कुल, वाकई कोई भी मुद्दा अगर जब भारत के
आंतरिक सुरक्षा को लेकर अगर सामने आता है तो मुझे लगता है सभी पार्टियों के साथ होना पड़ेगा। और जिस तरह से कांग्रेस पूरे साथ यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रही है और यहाँ पर सरकार के साथ में, तो मुझे लगता है देखना होगा किस तरह से इसका सफाया होता है इस आतंकी का, जो कि बड़ा खतरा धीरे धीरे बनते जा रहा है। कर्नल सोढी साहब, देखिए जिस तरह से लगातार हम देखते थे पाकिस्तान बहुत लंबे समय से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उस पर पकड़ मजबूत हुई है, वो नहीं फैला पा रहा है जिस तरह से वो अपनी हरकत करना चाहता है। तो क्या वो किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ पर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा? क्योंकि उसको पता है वो सीधे तौर पर करने की कोशिश करेगा तो कई सर्जिकल स्ट्राइक हम कर चुके हैं, एयर स्ट्राइक भी कर चुके हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे हर स्तर पर। इसलिए वो क्या दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ पर भारत पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू का, खालिस्तानी समर्थियों का, वहां पर पैसे देकर तमाम चीजें देकर वो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। भागीरथ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, पंजाब में कभी भी ये खालिस्तान का मुद्दा उठ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी सिख खालिस्तान के साथ हो ही नहीं सकता, वो हमेशा भारत माता के साथ होगा। पाकिस्तान क्योंकि पंजाब में इतने दशकों से असफल रहा है, असमर्थ रहा है, तो उसने उन लोगों को पकड़ा है जो आने वाली बात यह है, जो विकसित देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में, और इन लोगों को वो बेशुमार पैसा दे रहा है। और ये खालिस्तान का जो मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ है दशकों के बाद, वो इन विकसित देशों में शुरू हुआ है, क्योंकि आईएसआई बेशुमार पैसा दे रही है। और ये जो खालिस्तानी है विकसित देशों में, ये इनके लिए एक व्यापार है, उनको खुला पैसा मिल रहा है और वो ये गैर कानूनी हरकतें वहां पे कर रहे हैं। लेकिन भागीरथ जी, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारी चीजें 4 साल से शुरू हुई है। दशकों तक मुद्दा ये खालिस्तान का खत्म हो चुका था, दुनिया में किसको खालिस्तान के बारे में पता ही नहीं। ये इसलिए पाकिस्तान को हवा मिली क्योंकि भारत के कुछ पॉलिटिशियंस ने, भारत के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने सिखों को खालिस्तानी बताना शुरू किया। लेकिन सोढी साहब इस पर हम ये भी इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या जो हमारे देश के दुश्मन है उसकी तरफ से नकली सोशल हैंडल बनाकर एक माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार ऐसे कुछ सोशल हैंडल होते हैं जो दूसरे देशों से ऑपरेट किए जाते हैं। क्या एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? सोशल हैंडल में फेक हैंडल बनाकर, फेक अपने फेसबुक प्रोफाइल बनाकर, तमाम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हैं वहां पर फेक बनाकर, क्योंकि देखा अक्सर इस तरह की खुफिया रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। भागीरथ जी, जो फेक सोशल मीडिया हैंडल्स है उनकी फॉलोइंग 100 में है, 500-600, लेकिन जो मैं सोशल मीडिया हैंडल्स की बात कर रहा हूं वो लेजिटिमेट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिन पे लोग अपना नाम लिख रहे हैं, अपनी फोटो कर रहे हैं और जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो ये हैं जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि भारत में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा भागीरथ जी, अगर घर के अंदर सुख हो, शांति हो, कोई पड़ोसी घर में दरार नहीं डाल सकता है, लेकिन घर में अगर अनबन तनाव शुरू हो जाए, हर पड़ोसी उसका दुरुपयोग करता है, फायदा उठाता है। बिल्कुल सोढी साहब, इसलिए मैं ये भी कह रहा था कि भारत को, यहाँ पर भारत सरकार को बाहरी तौर पर उससे मुकाबला तो करना है, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी इसका ध्यान रखना है किसी तरह का माहौल खराब नहीं हो, खासकर राजनीतिक स्तर पर यहाँ पर बयानबाजी से थोड़ा बचना पड़ेगा। ठीक है, अनुपम तिवारी जी, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या वाकई पाकिस्तान की बात करें, उसके इन्वॉल्वमेंट की बात करें, किस तरह का इस मामले में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा? और जिस तरह से अमेरिका में अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब ट्रंप वहां पर, अमेरिका बस कुछ ही दिन बाकी या महीना कह लीजिए सत्ता संभाल लेंगे, उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए अमेरिका कनाडा से इस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट ज्यादा उग्र होता जा रहा है, और जिस तरह से सोढी साहब भी कह रहे हैं 3-4 साल में तो पहले सत्ता ट्रंप की थी, उसके बाद चीजें बदली, तो क्या फिर से ट्रंप के सत्ता में आने के बाद चीजों पर कंट्रोल होगा? क्योंकि अक्सर ट्रंप कहते रहते हैं कि भारत हमारा एक खास दोस्त है और उसके साथ हम जो एक मित्रता उसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए भागीरथी, बहुत दिलचस्प सवाल है और मैं पहले पाकिस्तान वाला एंगल टटोलने की कोशिश करूंगा। देखिए पाकिस्तान में एक जनरल जिया उल हक हुआ करते थे, वहां के तानाशाह थे, काफी दिनों तक उन्होंने राज किया है और उनका बहुत फेमस डायलॉग था कि वो हिंदुस्तान को के ऊपर बहुत सारे कट्स देखना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी खरोंचें देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान को अलग अलग जगहों से ब्लीड होता हुआ देखना चाहते हैं। ये उनका बहुत फेमस डायलॉग था और हालांकि वो परवान उनकी चढ़ नहीं पाई। उन्होंने काफी कोशिशें करी, खालिस्तान मूवमेंट को 80 के दशक में हवा देने की कोशिश करी, उसमें काफी हद तक सफल रहे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने कई सारे अलगाववादियों को हवा देने की कोशिश करी और उनको हथियार मुहैया करवाए,
चाइना के थ्रू हथियार मुहैया करवाए, वहां पर भी वो असफल रहे। यहाँ तक कि नक्सली मूवमेंट जो कि फुल्ली होम ग्रोन था, वहां पर भी पाकिस्तानी फुटप्रिंट्स देखे गए। तो जनरल जिया-उल हक के आज भी बहुत सारे फॉलोअर्स पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना में हैं, और वो कहीं ना कहीं इस तरह की जुगत में लगे रहते हैं कि कुछ ऐसे तत्वों को ढूंढा जाए, उनको फाइनेंस किया जाए जो कि हिंदुस्तान को कई सारे कट्स दे सकें। तो ये तो बात पूरी तरह से तय है कि पन्नू जैसे लोग, निज्जर जैसे लोगों के पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई रहती है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। अब हम आते हैं ट्रंप के ऊपर। निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। निश्चित तौर पर यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि बाइडेन प्रशासन से की तुलना में बेहतर संबंध हमारे ट्रंप प्रशासन से रहेंगे। लेकिन उसके बाद हमको निश्चिंत नहीं बैठना है, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक शुद्ध रूप से बिजनेसमैन वाला माइंडसेट रखते हैं। तो इस तरह के आतंकवादियों का प्रयोग भारत के खिलाफ प्रेशर क्रिएट करने में भी कर सकते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, दोनों, जब तक हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हमको दोनों प्रोज एंड कॉन्स को दोनों को टटोलना पड़ेगा। तो जहां पर ट्रंप की अच्छाइयां हैं, वहां पर ट्रंप का जो बिजनेस माइंड है उसको भी हमको टटोलना पड़ेगा। इसलिए वो नौबत ही ना आए, भारत सरकार को ये कोशिश करने में लग जाना चाहिए। वो नौबत ही ना आए, पन्नू जैसे लोगों को अभी कुचल दिया जाए, ट्रंप के आने का, सत्ता में आने का, उनकी पॉलिसीज का इंतजार ही ना किया जाए। हकीकत यह है कि पन्नू जैसे लोग जब तक इस धरती पर रहेंगे वो भारत के अंदर सनसनी फैलाने का काम करते रहेंगे। देखिए, मैं सनसनी शब्द का इसलिए बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर इस समय इतनी ताकत है कि कोई भी बाहरी आतंकवाद भारत के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता है। भारत की जनता इतनी समझदार है कि समझने लगी है कौन उसका हितैषी है और कौन उसको भड़का रहा। तो वो पन्नू इतनी आसानी से सफल तो नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में वो अपने कारनामों को अंजाम दे भी सकता है। उसके पास आईएसआई, सीआईए या तमाम हैं जो उसका सहयोग कर सकती है। दुनिया में तमाम भारत के दुश्मन है जो उसका उपयोग कर सकते हैं। भारत के अंदर तमाम ऐसे लोग बैठे जो कि भारत को दुखी देखना चाहते हैं। तो ये सारे तत्व मिल करके इसके पीछे लॉबी कर सकते हैं। तो भारत को इस व्यक्ति को अभी खत्म करना चाहिए। बिल्कुल अनुपम जी, आपने सही कहा कि अभी इसको रोकना होगा। भले ये बड़ा छोटा, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत ने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया है और जिस तरह से लगातार ये हमले को लेकर बयान दे रहा है, इसलिए अभी रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब देखना होगा कब तक इसका खात्मा होता है। लेकिन अरविंद खोखर जी, देखिए, जिस तरह से भारत ने पड़ोसी देश से जो आतंकवाद भारत में यहाँ पर आ रहा था उसको तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है और एक स्ट्रेटेजी भी फिक्स बनी हुई कि किस तरह से हमको लड़ना है। लेकिन भारत वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर कनाडा की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, वहां से बैठकर जो लोग हैं भारत में आतंकवाद फैलाने की बात कर रहे हैं, यहां पर अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस स्ट्रेटेजी को लेकर भारत जो अभी काम कर रहा है वो बेहतर काम कर रहा है, या फिर अभी थोड़ा समय लगेगा और बेहतर के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान को लेकर तैयार थे लेकिन एक थ्रेट अब कनाडा से भी आते जा रहा है और अमेरिका में, ये क्योंकि नागरिकता इसकी अमेरिका की, वहां से भी आ रहा है। जो पन्नू जैसे जो आतंकवादी या कुछ भी इनको कहो जो भारत के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ होते हैं, जो बड़े जो देश हैं उनके लिए कोई टूल का इस्तेमाल होता है, टूल की तरह होता है। बड़ी बड़ी सरकारें जो होती है वो किसी अपनी बातें इनडायरेक्टली मनवाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। देखिए, जो फिलहाल जो वर्तमान में अमेरिका सरकार है, ये वो सरकार है जो 370 पे वहां की उपराष्ट्रपति भारत के खिलाफ बोल चुकी है। जिस दिन मोदी अमेरिका गया था उसी दिन व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने इनके जो पन्नू के जो दोस्त हैं उनको बिठा करके वहां चाय पिलाई थी उसने। तो जिस प्रशासन के साथ भारत को भी डील करना पड़ रहा था, और अब जो नया प्रशासन आया है जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया। एक राष्ट्रपति वहां पे ऐसा जो हिंदू के महत्व को, हिंदू की रक्षा की बात खुलेआम कर चुका है, तो प्रशासन में फर्क जरूर आएगा, निश्चित मान करके चलिए। अब अमेरिका का भारत के आंतरिक मामलों में फर्क, दखलंदाजी बेहद कम होगी। बांग्लादेश में भी अब जो भारत की जो वहां पे जो नुकसान पहुंचाया था, ये अपने जो बिल क्लिंटन ने अपना जो ये मुखोटा जो है बिठा करके वहां उसको बिठा करके जिसके खिलाफ जेल जाने वाला बच गया था, ये भी उनका मुखोटा है। अब ये भी जाएगा कि ट्रंप को चोर बोल चुका है। तो भारत के लिए अब आने वाले जो समय 20 जनवरी के बाद भारत की जो विदेश जो नीति है, जो भारत के विदेश मंत्री है, इनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत संबंध है ट्रंप के साथ, लेकिन ट्रंप बिजनेसमैन, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भारत पे टैरिफ लगाएंगे, H1B1 को जो है उनको मुश्किल करेंगे, ये तय है बिल्कुल। इसमें बिल्कुल लिखी हुई बात है, इसमें बोली, इसमें कोई लिखने की कोई बात है ही नहीं, ना सोचने की बात है। लेकिन आंतरिक मामलों में ट्रंप दखल नहीं देंगे और जो भारत के आसपास जो चीजें घटनाक्रम होती है उसमें जरूर ऐसा कोई दखलंदाजी रहेगी, भारत का सब फायदा हो। और जयशंकर की असली परीक्षा 20 जनवरी के बाद होगी, क्योंकि जो वर्तमान में जो भारत की जो पॉलिसी चल रही है, अगर ये पॉलिसी कामयाब रही
तो 20 जनवरी के बाद 2025 में पन्नू का पन्ना फट जाएगा तय मान के। चलिए, मुझे लगता है जिस तरह से आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, मुझे लगता है हर भारतवासी इसी दिन का इंतजार करेगा कि जो भी भारत के खिलाफ आंखें ऊंची करके देखने की कोशिश करेगा उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए। देखना होगा कब तक इसका पूरी तरह से खात्मा होता है। वीरेश शांडिल जी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के जो आतंकवादी जिस स्ट्रेटेजी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं हो सके उस स्ट्रेटेजी में। देखिए भागीरथ जी, मैं एंटी टेररिज्म इंडिया की तरफ से स्वदेश न्यूज ने हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता की मजबूती को लेकर इश्यूज उठाए हैं। मैं बिल्कुल दुबे जी की बात का भी समर्थन करूंगा कि खालिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए जिस तरह देश की पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी है, सरदार बेअंत सिंह ने अपनी शहादत दी है, कनाडा के अंदर या अमेरिका किसको प्रोटेक्ट कर रहा है या पन्नू क्या कर रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। मैं आज इस अपनी बात को सिर्फ ये कह के समाप्त करूंगा कि इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर सरकारों ने क्या करना है ये सरकारें देखें। मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी बड़े कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन जो देश में खालिस्तान की मुहिम चल रही है, हिंदुस्तान में जो खालिस्तान की मुहिम चल रही है, जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ बोलने पर हिंदू नेताओं पर पंजाब के मुकदमे दर्ज होते हैं। मेरे पे अम्बाड़ा में जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ बोलने पर, उसका पुतला जलाने पर मेरे खिलाफ 2018 में मुकदमा दर्ज करके मुझे हरियाणा की पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश को तो पहले संभाल ले, पहले अपने देश के जो लीडर है, चाहे मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल राजनीति के विषय के ऊपर नहीं बोल रहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, वहां सभी राजनीतिक पार्टियों को मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन खालिस्तान के खिलाफ, खालिस्तान का नाम देने वाले भिंडरावाला, आज 10वें गुरु ने क्या कहा था, सब सीखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ की मानी और प्रकट पुरानी थे। पहले आपको गुरुद्वारों में जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो के दर्शन होते हैं। जिस जरनैल सिंह भिंडरावाला ने अवतार सिंह अटवाल को जो है डीआईजी को दरबार साहब की पौड़ियों में मौत के घाट उतार के कहा था, इसको उठा के देख लो जिसमें दम है। तो मैं पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से मांग करता हूं कि या तो भिंडरावाले को शहीद से कर दो। अगर ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आंतरिक तौर पर यहाँ पर भारत को एक बहुत बेहद मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। श्रीवास्तव सर, देखिए बिल्कुल समय कम है, बहुत सेकंड में, कुछ सेकंड में संक्षेप में कंप्लीट कीजिए। कानून बने कि कोई खालिस्तान का झंडा, कोई जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो, कोई जरनैल सिंह भिंडरावाला का नारा, कोई कल्लू करेंगे नाम के भिंडरावाले की तस्वीरें देखिए, जल से जुलूस नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, आप मांग कर रहे हैं सरकार से, ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लूंगा गौरव जी से, ठीक है, समय कम है। श्रीवास्तव सर, देखिए जिस तरह से बाहरी तौर पर तो सरकार को लड़ना ही है, लेकिन जिस तरह से देखें जो तमाम पैनलिस्ट हैं वो आंतरिक तौर पर भी एक बहुत गंभीर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वीरेश जी ने भी कुछ यहाँ पर मुद्दे उठाए हैं, सोडी साहब भी बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक स्तर में, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके विचार अलग अलग हैं। इसको लेकर यहां पर किस तरह से एक माहौल बनना चाहिए, स्ट्रेटेजी किस तरह से बननी चाहिए, सरकार को आंतरिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं ताकि जो एक आतंकवादी भारत में करना चाहते हैं वो नहीं करें? नहीं, देखिए भागीरथ जी, जहां तक आंतरिक सुरक्षा का मामला है और देश के अंदर में सामाजिक सौहार्द बनाने की बात है, निश्चित रूप से जो यहाँ पर हैं, जो जिस तरह की गतिविधियाँ जो विदेशों से चला रहे हैं, खास करके आपने देखा कि ISI और तमाम एजेंसियां लगी हैं, खुफिया एजेंसी, और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी देश में अस्थिरता पैदा हो जाए। इनको देखने की ज़रूरत है कि अपने देश के अंदर में, अभी आप एक पैनलिस्ट बता भी रहे थे कि अपने देश के अंदर में इस तरह का कोई मूवमेंट होता है तो सबसे पहला काम है सरकार अपने देश में ऐसे मूवमेंट पर रोक लगाए, और लगाना भी चाहिए। जहाँ तक पन्नू का सवाल है, अगर मानिए अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज़ अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ट्रंप सरकार के बाद जो शायद उसका प्रत्यर्पण वगैरह की कार्रवाई भी भारत सरकार करे। अगर उसको आतंकी घोषित कर दिया है तो निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी अहम बात है कि जहाँ तक यहाँ के राजनीतिक दल हैं, देखिए इस मामले में आपने देखा होगा कि 80 में भिंडरावाला जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई और पूरी दुनिया और देश जानता है, और उसके बाद जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ा, उसको लेकर के आज तक मतलब उसके लेकर के आज तक भी लोगों के अंदर दर्द है।
तो हमारा ये कहना है कि इस मामले में भारत सरकार निश्चित रूप से विदेशों में जिस तरह से सक्रिय है, अपनी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी रखी हुई है, उसके साथ साथ आंतरिक जो है सुरक्षा को लेकर के और इस तरह के मूवमेंट को लेकर के उसको आगे आना चाहिए। और उस सबसे बड़ी बात है कि वो मूवमेंट तभी सफल हो जब देश के अंदर में कोई इस तरह के मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। अब जब कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो विदेशों की धरती से पन्नू क्या कर लेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई गौरव मिश्रा जी, देखिए बहुत सारे सवाल हैं, वीरेश जी ने भी कुछ सवाल उठाए, उसका जवाब भी आप दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा है इजराइल में जब भी हमला होता है, किसी तरह की जंग होती है, तो कोई भी पार्टी, जो सभी पार्टी मिलकर एक उसमें कैबिनेट का गठन होता है, सरकार का गठन होता है और पुरजोर तरीके से अपने दुश्मनों के ऊपर वो बिल्कुल हमला बोल देते हैं। भारत में भले सरकार तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे कमेटी तो बने जहां पर सभी पार्टी के लोग मिलकर, जिसमें सभी, क्योंकि इसमें सभी विचारधारा वाले हैं, सभी धर्म के लोग हैं, उसमें सभी को शामिल करके इस तरह के लोगों को जो उनकी स्ट्रेटेजी उसको तोड़ने का काम करे, इसको लेकर भारत सरकार को कोई बेहतर कार्य जरूर करना चाहिए। और जो तमाम पैनलिस्ट ने सवाल उठाया उसका भी आप जवाब दे सकते हैं संक्षेप में। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए पूरी कार्यशैली भारत सरकार की बदल चुकी है। पिछली सरकारों की तुलना में यदि आप देखेंगे तो किस तरीके से हम किसी समस्या को लेते हैं और गंभीरता से उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हैं। आज ये जो खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है, जैसा कर्नल साहब ने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने यहाँ ही देश के अंदर वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, परमजीत सिंह परमार, परमजीत सिंह पंजवाल, जो लाहौर में रहता था और वहां से अमृतपाल सिंह के लिए वो सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चलाता था, खालिस्तानी मूवमेंट चलाता था। वो टहलने गया, उसके बाद अभी तक टहल ही रहा है। भारत की एजेंसियों ने तमाम ऐसे लोगों को डिकोड किया है, उनको लाया है, भारत के अंदर लाया है, चाहे वो इटली से हो, थाईलैंड से हो, इंडोनेशिया से हो, मलेशिया से हो। भारत की सरकार बिल्कुल शांति से नहीं बैठ सकती और ना इसको देख सकती है इस तरीके से। भारत की सरकार पूरी तरह से प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर रही है। यहां तक कि पन्नू की जो संपत्तियां हैं पंजाब के अंदर, उसको जब्त करने का काम किया है हमारी सरकारों ने। लेकिन मौका वहां मिलता है जब भारत के अंदर ही कुछ राजनीतिक दल उनको सेफ हेवन देने का काम करते हैं, उनके समर्थन में बात देखिए समय कम, इसलिए गौरव जी मैं कह रहा हूं सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जहां पर इस तरह के लोगों को बिल्कुल बॉयकॉट करें और उनकी जो स्ट्रेटेजी उसको यहां पर सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल नहीं हो सके। बिल्कुल समय कम है। राजेश कुमार जी से भी एक लास्ट कमेंट। राजेश कुमार जी कुछ सेकंड में जिस तरह से गौरव जी कह रहे हैं, कुछ लोग शरण देते हैं, संक्षेप में आप जवाब दे सकते हैं। बात कर रहे थे उसी ठीक है राजेश कुमार जी, कुछ सेकंड में आपका जवाब। उसी आयरन लेडी ने भिंडर वाले को पैदा कर दिया। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? स्वयं चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है। ठीक गौरव जी, देखिए जिस तरह से आपने बात की, मुझे लगता है अभी सरकार में आप हैं तो आपको इसको लेकर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि देखिए क्योंकि अगर मौका मिलेगा तो जो देश के दुश्मन है वो तो उनका इस्तेमाल करेंगे, जो देश पे वैमनस्यता और यहाँ पर जो भाईचारा बना हुआ उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। सरकार आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी लोगों के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, गौरव मिश्रा जी, राजेश कुमार जी, कर्नल रिटायर्ड जयेश छोड़ी साहब जी, अनुपम तिवारी जी, अरविंद खोकर जी, वीरेश शांडिल जी और आरपी श्रीवास्तव, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से भारत ने अब यहां पर कई ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ गतिविधियां करते थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। और फिर से यहां पर भारत ने जिस तरह से हमने देखा एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज से जो यहां पे खालिस्तानी मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सरकार की क्या स्ट्रेटेजी होगी और किस तरह से भारत में वो सफल नहीं हो सके, आंतरिक स्ट्रेटेजी क्या होगी देखना होगा। लेकिन धमकी दी जा रही है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, सरकार ले भी रही है, लेकिन लोगों को भी इकट्ठा होकर इनका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को, सभी भारतवासियों को, ताकि तभी भारत मजबूत हो सकता है और लगातार आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।